तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिरंगा एजुकेशन के परिवार में। आप सब बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबके लिए हम एक दूसरी वीडियो लेकर आ चुके हैं। क्लास 7 विज्ञान की दूसरी वीडियो और फर्स्ट चैप्टर के साथ। पहले चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है माइंड मैप के साथ और दूसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है, जो कि कल आपकी वीडियो डल जाएगी आपके तिरंगा एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, और सुनाइए क्या चल रहा है आपके जीवन में, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहे हो, क्या व्यस्त हो या पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, बताइए बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे, पढ़ाई बड़े धुरंधर तरीके से कर रहे होंगे और आपके साथ साथ हम भी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों। आपको देखने को मिल रहा होगा रिजल्ट, आपको वीडियो में ओपनली देखने को मिल रहा होगा कि कैसी वीडियो जा रही है, क्या क्या बेहतरीन तरीके से वीडियो जा रही है बच्चों। आपके लिए हम तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी आशा करता हूं आप भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। क्लास 7 की पूरी साइंस की बायोलॉजी आपके लिए मैं लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं, जिसमें से पहली वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। चलो तो बिना देरी के शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, पहला चैप्टर क्या है, मैं इस चैप्टर का नाम लिख देता हूं। पहले चैप्टर का नाम है, मैंने नाम नहीं लिख पाया इसमें, तो मैं पहले चैप्टर का इसमें नाम लिख देता हूं। पहले चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, ये बच्चों पहले चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके के पूरे कंसेप्ट क्लास 7 की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और आपको ये बेस्ट से बेस्ट वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोषण की बात करें, लेकिन पोषण से पहले हमें थोड़ी बहुत चीजें नॉलेज होना चाहिए कि भोजन क्या होता है, भोजन के घटक क्या होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। आप सब जानते हैं भोजन क्या होता है, आप सभी को पता है भोजन क्या होता है। तुम सब रोजाना जिन पदार्थों को, जिन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं आप सब, और उन खाद्य पदार्थों के द्वारा आपको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, सब पहली बार नाम सुन रहे हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, सब चीज बताएंगे, सब चीज बताएंगे, बेटेंशन। आप केवल और केवल वीडियो देखने पर काम करेंगे बेटा, बस। चलिए सर्वप्रथम बेटा, सर्वप्रथम हम भोजन की बात करें कि भोजन क्या होता है। सर भोजन क्या होता है, व्हाट इज द फूड, भोजन क्या है। तो भोजन जिन खाद्य पदार्थों को हम रोजाना खाते हैं, एकदम एकदम सरल भाषा में, आपकी भाषा में लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों को हम रोजाना खाते हैं बेटा, जिन खाद्य पदार्थों को हम रोजाना खाते हैं तथा उन खाद्य पदार्थों से हमें पोषक पदार्थ की प्राप्ति होती है, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम भोजन बोलते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को आप रोजाना ग्रहण करते हो और उन खाद्य पदार्थों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति या पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है बेटा, उसी को हम भोजन यानी कि फूड बोलते हैं। ठीक है भाई, बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई क्या। जैसे क्या होता है भोजन के अंतर्गत, क्या क्या आता है सुनिए। भोजन के अंतर्गत जैसे दाल है, चावल है, ठीक है, रोटी है और कई तरह की सब्जियां, ये सब कई तरह की सब्जियां, दाल चावल रोटी, ठीक है, पूड़ी पराठा, ये सब जो सब्जियां तुम रेगुलर तौर पर खा रहे हो, जो फल फूल तुम रेगुलर खा रहे हो, जैसे सेब अनार पपीता, जो भी फल फूल या केले, ये सब हो गए। और आप जो भी सब्जी खा रहे हो, आप सब जो भी कंपोनेंट्स ग्रहण करते हो, रोटी अनाज वगैरह ये सब खा रहे हो, जिसमें अनाज में गेहूं चावल बाजरा, ठीक है, मटर वगैरह ये सारी चीजें उपस्थित होंगी। इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी को हम भोजन के घटक बोलेंगे, ठीक है। ये सब सॉरी भोजन के अकॉर्डिंग आता है, ये सब किसके अकॉर्डिंग आता है, ये सब भोजन के अकॉर्डिंग आता है। अब भोजन के घटक क्या क्या होते हैं, भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। भोजन तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम रोजाना ग्रहण करते हैं और उन खाद्य पदार्थों से हमें ऊर्जा यानी कि पोषक तत्व यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पोषक तत्व एक तरह से ऊर्जा देने का कार्य करते हैं बेटा, ठीक है। पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन में क्या क्या शामिल है, भोजन में अनाज शामिल है, ठीक है, भोजन में कई प्रकार की सब्जियां शामिल है, भोजन में कई प्रकार के फल शामिल है, और इन फल अनाज और सब्जियों के माध्यम से आपको कई प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद है भोजन के घटक क्या होते हैं। सर भोजन के घटक क्या क्या है, घटक का मतलब है उनके कंपोनेंट्स क्या है। घटक का मतलब है व्हाट इज द फूड ऑफ कंपोनेंट्स, कौन कौन से इसके जो है
क्या नाम, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, भोजन के घटक क्या है, तो भोजन के घटक क्या क्या है बेटा, भोजन के घटक है पोषक पदार्थ। बेटा भोजन के घटक क्या हो गया, एक हो गया पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होता है, अभी हमने क्या समझा था, हमें किसकी प्राप्ति होती हो, भोजन खाते हैं तो पोषक पदार्थ की। तो पहला भोजन का घटक होगा पोषक पदार्थ। जल भी बेटा भोजन का घटक है, भोजन का घटक बेटा जल भी है। भोजन का घटक क्या है, जल। और भोजन का घटक है खाद्य रेशे, आहारी रेशे यानी कि वृक्षण। मुख्य रूप से इसमें पादपों में पोषण की बात करी गई है, तो हम इसमें केवल पोषण के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन ये सब चीज तो में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि आखिरकार पोषण किन चीजों का होता है। तो बेटा पोषण इन्हीं चीजों का होता है, पोषक पदार्थ का पोषण, जल का, इन सभी चीजों का पोषण होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं बेटा, पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब क्या है बेटा, ये सब है आपके पोषक पदार्थ। बताओ बच्चों, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई क्या, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई क्या? आशा करता हूं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, आप द्वारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, इन सभी को हम भोजन के घटक के अकॉर्डिंग आएंगे और इन्हें हम पोषक पदार्थ बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ। अच्छा सर ठीक है, इनको पोषक पदार्थ बोल दिया आपने। क्या इन पोषक पदार्थों के कुछ काम होते हैं क्या हमारे शरीर में, क्या हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इन पोषक पदार्थों का कोई ना कोई काम होता है क्या, कोई ये फंक्शंस करते हैं या नहीं है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशंस? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? पोषक पदार्थों के कार्य क्या है? चलिए पोषक पदार्थों के कार्य की बात करेंगे बेटा, उससे पहले आप मुझे ये सजेस्ट कर दीजिए कि आपको ये सब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा। पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक पदार्थ क्या होते हैं? आपने सबसे पहले भोजन के घटक में बेटा, मैंने सबसे पहले तुम्हें भोजन के घटक में किसके बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था? पोषक पदार्थ के बारे में। चलिए सर पोषक पदार्थ के बारे में बता दिया, केवल तुमने नाम बताया था पोषक पदार्थ का। एक्चुअली पोषक पदार्थ क्या होता है और इनके काम क्या होते हैं, ये भी हमें समझाइए। चलिए, तो भोजन के ये वे घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। बिना पोषक पदार्थ के हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता होती है बेटा। ठीक है, तो भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं बेटा, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ बेटा कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट, जैसे ध्यान से सुनो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, वसा हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया और खनिज लवण हो गए। ठीक है बेटा, और क्या हो गए, खनिज लवण हो गए। ये सभी के सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी के सभी हमारे पोषक तत्व हैं। उनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे उन्हें बांटा गया है। पोषक तत्व हो गए, कार्बोहाइड्रेट बांट दिया गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, इन सभी चीजों में पोषक पदार्थों को बांटा गया है। क्या बेटा आपको पोषक पदार्थों के नाम याद हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज? चलिए एक बार बताएंगे, सब याद हो गया क्या? यस, ऐसे याद करते रहिए। चलिए, तो अब सर ये तुमने नाम तो बता दिए, इनके नाम जान के हम क्या करेंगे, इनका क्या कार्य होता है शरीर के अंदर, ये तो बताया ही नहीं। चलो तो ऐसे बताने पर काम करते हैं, एक एक चीज बताएंगे तुम्हें। क्यों नहीं बताएंगे भाई? कार्बोहाइड्रेट का शरीर के अंदर क्या कार्य होता है? कार्बोहाइड्रेट का शरीर के अंदर कार्य होता है ऊर्जा देना। क्या देना बेटा? शरीर को क्या देना? शरीर को ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? शरीर को क्या देना? शरीर को ऊर्जा देना। ऊर्जा क्या होती है सर? हम तो ऊर्जा भी नहीं जानते ऊर्जा क्या होती है। जैसे ऐसे मुझे भूख लगी है, मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख, मेरा पेट है बिल्कुल खाली, पेट में कूद रहे हैं चूहे, तो अब मैं क्या करूंगा? दाल चावल रोटी वगैरह ये सब खाऊंगा। खाने के बाद क्या होगा? मेरे शरीर को एकदम एनर्जी मिलेगी, ऐसा लगेगा अब मैं काम कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, मेरे शरीर को एनर्जी मिल गई, मुझे अब थकावट महसूस नहीं हो रही है बेटा। उसी को ऊर्जा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं बेटा, उसी को ऊर्जा बोलते हैं। क्या ऊर्जा से रिलेटेड कोई तुम्हारा क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
बिल्कुल होना नहीं चाहिए बेटा। चलिए ठीक है, तो ऊर्जा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक पदार्थ जो होते हैं बेटा, उनमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है हमें, क्योंकि हम मान के चलो एक कटोरी चावल खाने उससे ऐसा लगता है पेट हमारा भर चुका है, 2 4 3 4 2 1, जो जिसका जैसा आहार हो उस हिसाब से जो जितनी रोटियां ग्रहण कर लेता है, जितनी रोटियां ग्रहण कर लेता है उससे लगता है अरे भाई साहब पेट भर चुका है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ना चाहे इतनी रोटी ऐसे एक दो, कोई एक खाता है, कोई दो, कोई चार, कोई 5, इतनी रोटियां खाते हैं, जिसका जैसा आहार होता है वो उस हिसाब से खाता है। कहने का मतलब है जो जितने रोटी खाता है उन्हें पचा लेता है, वो 4 5 आधे किलो तक रोटियां खा जाते हैं, वो सब पचा लेते हैं उसको। समझ पाए बेटा? उन सभी चीजों को ये पचा लेते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अत्यधिक ऊर्जा देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी पच जाता है, शरीर के अंदर बहुत जल्दी पचता है, इसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुंह से ही पाचन हो जाता है शुरू। ठीक है, इसके बाद है बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण करना। बेटा हमारे शरीर का निर्माण करना किसका कार्य है? प्रोटीन का। हमारी वृद्धि, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी बढ़ रही है वो सब किसके कारण है? वो सब है प्रोटीन के कारण। और प्रोटीन ही हमारे शरीर को, प्रोटीन ही हमारे शरीर को बढ़ाता है, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, मांस बढ़ाना। ठीक है, ये सब किसके कारण? प्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन के बाद आता है बेटा वसा। वसा को हम फैट बोलते हैं, इसे लिपिड भी बोला जाता है, लिपिड। आप भूलना मत, इसे लिपिड भी कहा जाता है। ठीक है, वसा को फैट इंग्लिश में, इसे लिपिड भी बोला जाता है। ठीक है, लिपिड का काम क्या होता है? ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन हमारे शरीर को कम मात्रा में ऊर्जा देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी तेल, हाँ ये क्या होता है? वसा तेल, घी वगैरह में पाया जाता है। मैं बता देता हूँ, तेल, घी वगैरह इनमें वसा पाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी तेल और घी का सेवन ज्यादा नहीं कर सकता, ज्यादा करेगा तो पचा नहीं पाएगा, तो कम सेवन करेगा तो कम पचा पाएगा, तो कम ऊर्जा मिलेगी। बता बेटा समझ में आ गई क्या इतनी बात? इतनी बात आपके सभी के समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, ये तेल और घी जो भी है ये किसके अकॉर्डिंग है? वसा है ये, इनको अपन ज्यादा सेवन नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज्यादा नहीं पचा पाते, कम खाते हैं इसलिए हमें इनसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। और इनका ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर बेटा क्या बढ़ जाता है? हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ जाता है। बताइए बेटा, क्लियर है वसा तक? चलिए इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स क्या कार्य करती है? हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग आते हैं, हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग आते हैं, विटामिन अपनी पूरी ताकत लगा देती है रोगों को रोकने के लिए। तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा विटामिन करती है। कौन करता है बच्चों? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा विटामिन करती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप सब इस चीज को समझ गए होंगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, चलिए बेटा उसके बाद क्या है? जल। जल भी हमारे शरीर को कई प्रकार के कार्य करता है। जल के अपने अलग कार्य हैं। जल हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे तापमान को नियंत्रित रखता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। दूसरा कार्य क्या करता है? कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थ, मूत्र, पसीना वगैरह हो गया, इन सभी को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है बेटा? जल करता है। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर? जल यानी कि पानी, जल यानी कि पानी। बता बेटा इतनी चीज समझ में आ गई? चलिए बार बार पूछ रहा हूं सर, बार बार समझने की बात क्यों करते हो? बार बार समझने की क्यों करते हो? बार बार समझने की इसलिए कहता हूं कि मैं आपको पूछ सकूं और मैं खुद ये समझ पाऊं कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद है खनिज। खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, लो आयरन हो गया, इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन सभी को हम खनिज बोलते हैं। और ये भी हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों को सही ढंग से कार्य करवाता है। ठीक है, इसलिए मैं लिख दिया है शरीर को सही प्रकार से कार्य करने का काम कौन करता है? शरीर को सही प्रकार से कार्य करने का काम जो है वो हमारा खनिज करता है। खनिज में उपस्थित कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमारी कई हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। बेटा बताओ क्या क्या बताया मैंने इसमें? इधर क्या क्या बताया? पोषक पदार्थ, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, जल, खनिज। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा। कार्बोहाइड्रेट क्या देगा हमारे शरीर को बेटा? ऊर्जा देगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा। पलक मत झपकाओ, वीडियो देखते रहो, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करती है, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन कम मात्रा में ऊर्जा देता है क्योंकि कम ग्रहण कर पाते हैं। इसके बाद विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। जल हमारे शरीर की तापमान की वृद्धि, तापमान को नियंत्रित रखता है और हमारे जो है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। खनिज लवण भी हमारे शरीर को कई प्रकार से या हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने का काम करता है खनिज लवण। बताइए, क्लियर? तो आगे बढ़े, चलिए बढ़ो। ये देखो, इसके बाद क्या है, मैंने तुम्हें भोजन के घटक और मैंने तुम्हें पोषक पदार्थ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दी है। इसके बाद हमारे चैप्टर का नाम ही पालकों में पोषण है, इसलिए हम मेन फोकस जो करेंगे वो पोषण के ऊपर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, पोषण क्या होता है? पोषण समझो। सबसे पहले पोषण क्या होता है? तो सजीवों के द्वारा बेटा, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना और इस ग्रहण किए गए भोजन का उपयोग कर लेना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सर ये डेफिनेशन, ये परिभाषा कुछ जमी नहीं, सही ढंग से समझाओ पोषण का मतलब क्या होता है। चलिए इसे सही ढंग से समझो कि सजीवों द्वारा भोजन का ग्रहण करना, इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। नहीं आया? चलो मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, सबसे पहले होता क्या है, हम भोजन को खाते हैं, भोजन को खाना अंदर की तरफ ले जाना, उसे अंत क्या बोलते हैं? उसे बेटा अंतःग्रहण बोलते हैं। अंतःग्रहण करने के बाद भोजन का होता है बेटा पाचन। क्या होता है? पाचन होने के बाद भोजन का होता है अवशोषण। क्या होता है बेटा? अवशोषण होने के बाद भोजन का होता है स्वांगीकरण होने के बाद भोजन का होता है निष्कासन से हमें कोई मतलब नहीं है। अंतःग्रहण, पाचन, शोषण, स्वांगीकरण, इन सभी चारों चीजों से ही मतलब है। जैसे हमने भोजन खाया, उस भोजन का पाचन हो गया, पाचन से और उस पाचन से प्राप्त जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सब क्या है बेटा? वो सब हमारे ब्लड में मिल गए और ब्लड में मिलने के बाद हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक ये सब पहुंच गए। यही तो बेटा पोषण है। यही क्या कहलाता है बेटा? यही पोषण कहलाता है। इसलिए मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा इसके उपयोग की विधि को हम पोषण बोलते हैं, तथा इसके उपयोग की विधि को बेटा क्या बोलते हैं? तथा इसके उपयोग की विधि को पोषण बोलते हैं। एक नंबर। सर समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी समझ में आ गया। हाँ, तो मैं यही तो चाह रहा हूं तुमसे कि तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आए। चलिए, पोषण हमारे कितने प्रकार का होता है बेटा? पोषण दो प्रकार से होता है। पोषण मुख्य रूप से बेटा दो प्रकार का है। एक है स्वपोषण, एक है विषम पोषण। एक है स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक है हमारा विषम पोषण, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। ठीक है, तो स्वपोषण सर क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, दोनों के बारे में जानकारी दीजिए सर, दोनों के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में जानकारी। लेकिन अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं हुआ जानकारी, नहीं बताऊंगा बिल्कुल, अब नहीं बताऊंगा। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हाँ कर लिया, अब मुझे दिख गया, ऐसे ही करते रहो चलो। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, स्वपोषण क्या होता है, तो स्वपोषण पोषण की वह प्रणाली होती है बेटा, स्वपोषण पोषण की वह प्रणाली होती है जिसमें जीव जो होते हैं, सभी जीव अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं बेटा, अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोषण, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। उसे बेटा क्या बोलते हैं, स्वपोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण खुद कर ले, अपने शरीर के अंदर ही भोजन बना लेते हैं, उसे हम स्वपोषण पोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहलाता है वो, ये प्रणाली जो होती है वो पोषण की स्वपोषण वाली प्रणाली कहलाती है। स्वपोषण के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, केवल हरे पौधे, केवल हरे पौधे ही स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं, और इन हरे पौधों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। बेटा कौन से जीव बोलते हैं, इन्हें हम स्वपोषी जीव बोलते हैं। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। चलिए, तो ऐसे जीव, हरे पौधे ऐसे जीव है जो स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए हम हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। बताइए समझ में आ गया क्या,
बताइए बच्चों, बताइए आगे समझ में? यस सर, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, बड़े दिमागदार हो यार तुम तो, बहुत जल्दी समझ जाते हो। इसके बाद है विषम पोषण। विषम पोषण क्या होता है? विषम पोषण क्या होता है? या अपना भोजन। ये ऐसे जीव होते हैं बेटा, विषम पोषण वाले ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। इनको हम कौन से, इनको, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, इन्हें हम विषम पोषी जीव कहते हैं। और ये जीव विषम पोषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि विषम पोषण की वह प्रणाली होती है जिसमें जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, ठीक है, जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इन्हें हम विषम पोषी जीव कहते हैं। चलो सर समझ में आ गया, लेकिन ये तो बता दो विषम पोषी जीव है कौन कौन से? तो विषम पोषी जीव सभी जानवर हो जाएंगे बेटे, विषम पोषी जीव जो है वो सभी जानवर हो जाएंगे, ठीक है, सभी जानवर विषम पोषी हो जाएंगे। जैसे हरे पौधों के बारे में मैंने जानकारी की थी, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफी बोल रहे थे, जिनमें देखो हरे पौधे आएंगे, अपने प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगी, शैवाल आ जाएगा, ठीक है, और हमारे कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज हमारे किसके अकॉर्डिंग आती है? ये सब चीज हमारे जो है स्वपोषण के अंतर्गत आती है, ठीक है बेटा, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, एल्गी यानी कि कुछ शैवाल हो जाते हैं, प्लांट्स यानी कि हरे पौधे हो जाते हैं, ये सब हमारे किसके अकॉर्डिंग आते हैं? स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। विषम पोषण के अंतर्गत क्या आता है? एनिमल्स आता है। एनिमल्स क्या होते हैं? सभी जानवर, सभी प्रकार के जानवर, इसमें बेटा मनुष्य भी शामिल है, इसमें मनुष्य भी शामिल है। मनुष्य यानी कि हम तुम कौन है बेटा? मनुष्य है, आपका पालतू कुत्ता, आपकी घर में बंधी हुई गैया, ये सब कौन है? ये सब कौन है? ये सब हमारे विषम पोषी जीव है, और ये विषम पोषण के अंतर्गत आते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद फंगी हो गया, मोस्ट बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गए बेटा, ठीक है, कुछ मुख्य जीवाणु हो गए, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, और फंगी हो गया, ठीक है बेटा, कवक हो गया। बताइए समझ में आ गई बात? यस सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। मुझे आप सभी से यही उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। आपके साथ प्रत्येक वीडियो में फुल एनर्जी के साथ मेहनत होती है, आपके साथ प्रत्येक वीडियो में फुल एनर्जी के साथ तिरंगा एजुकेशन का परिवार बहुत ही मोस्ट पावरफुल तरीके से आपके साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ प्रत्येक टॉपिक के ऊपर मोस्ट अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। आप सभी का फर्ज ये बनता है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से, जब वीडियो जा रही है तो आप सब बहुत मन लगाकर और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सर अब जो हमने यहाँ पे बात की थी बेटा, एक चीज देखना, यहाँ पे हमने हरे पौधों की बात की थी। हरे पौधे अपना भोजन खुद अपने शरीर के अंदर ही बना रहे थे, लेकिन जो विषम पोषण के अंतर्गत सभी जानवर आ रहे थे, और कुछ मोस्ट मुख्य जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ और सभी एनिमल्स जो आ रहे थे, वो अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार कर रहे थे? वो अपने भोजन का निर्माण, जैसे हमें मालूम है, ऐसे खाना खाता हूँ तो खाना मुझे कहाँ से मिलता है? सर रसोई से मिलता है, किचन से मिलता है। किचन में कहाँ से आता है? सर मम्मी जी बनाती है। मम्मी जी कहाँ से लाती हैं? सर हम मार्केट से लेके जाते हैं। मार्केट में कहाँ से आता है? तो तुम सब्जी मार्केट से लेके जाते होगे, गेहूं मार्केट से लेके जाते होगे। गेहूं बेटा कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों से प्राप्त होता है। खेतों में क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? गेहूं मिलता है, अनाज मिलता है। पेड़ पौधों से हमें बेटा क्या है? पेड़ पौधों से हमें साग सब्जी फल फूल मिलते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम खुद भोजन नहीं बनाते, हम दूसरे पेड़ पौधे पादप या जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति अंडे और मांस का सेवन करते हैं, इसलिए वो जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधे फल फूल और जो पादपों से प्राप्त भोजन को खाते हैं।
हैं। बताओ बेटा, समझ में आ गया? इसीलिए हम सभी जानवर विषमपोषी हैं, केवल हरे पौधे मार्केट नहीं जाते हैं, हिल ही नहीं सकते, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, हरे पौधे मार्केट कुछ लेने नहीं जाते, इसलिए और जिंदा भी है और अपना भोजन अपनी पत्तियों पर अपने शरीर के अंदर खुद बना लेते हैं, इसलिए उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। यू आर अंडरस्टैंड बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है जो यू आर अंडरस्टैंड बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है जो हरे पौधों की सर बात कर रहे थे आप, वो अपने भोजन का निर्माण खुद कर रहे थे, क्या नाम सर? तो ये बताइए वो अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करते हैं? हमें ये बताइए वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन कैसे? हमें ये तो पता है कि हम अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करते हैं, लेकिन ये नहीं पता पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो बेटा पौधे अपने भोजन का निर्माण एक अभिक्रिया के द्वारा करते हैं, जिस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बताइए बेटा ये क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? हमें नहीं पता। अरे भाई समझाएंगे तुम्हें, क्यों खड़े हैं यहाँ? तुम्हें समझाने के लिए, बस आप तो ध्यान से देखते रहिए, बस समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना। चलिए बेटा, रंध्र क्या होते हैं पहले हम देखो। प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया होती है तब पौधे, हरे पौधे या हरे पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं बेटा, उनकी पत्तियों पर भोजन बनता है। सर पत्तियों पर भोजन कैसे बनता है? पत्तियों पर भोजन कैसे बनता है? तो पत्तियों में उपस्थित रहते हैं रंध्र। बेटे क्या उपस्थित रहते हैं? रंध्र। रंध्र क्या होता है? तो पत्तियों में उपस्थित छोटे छिद्रों को, तो पत्तियों में उपस्थित बेटा जो छोटे छिद्र हैं उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं बेटा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रंध्र। उन्हीं के अंदर छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं बेटा, उन्हीं पेड़ पौधों के अंदर छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बेटा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस पत्ती पे, हरी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहेंगे। पेड़ पौधों में उपस्थित सूक्ष्म संरचनाओं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट के मौजूद होते हैं हमारे, क्लोरोप्लास्ट के मौजूद होता है हमारा क्लोरोफिल। सर ये क्यों समझा रहे हो? प्रकाश संश्लेषण समझाइए। बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इसे समझ लो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अहम भूमिका जो होती है वो क्लोरोफिल की होती है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही हमारे पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है बेटा। पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा हमारा क्लोरोफिल नामक एक वर्णक के कारण होता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक जो हरित वर्णक होता है बेटा, इसे हम हरित वर्णक बोलते हैं। हरित वर्णक, क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक हमारे पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है, इसी कारण से उनका रंग हमें हरा दिखाई देता है। बताइए, क्लियर बात? चलिए इसके बाद अब बताओ सर सूर्य का क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है? तो पेड़ पौधे इसमें मैंने आपके लिए एक ये लिया है चित्र, जिसमें पेड़ पौधे जो होंगे, ये मैंने एक छोटा सा पौधा ले लिया है। ये पौधा हमारे सूर्य से सौर ऊर्जा यानी कि प्रकाश लेगा, सूर्य का प्रकाश लेता है, और उसके बाद ये हमारी वायु हो गई बेटा। वायु से क्या लेगा? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। वायु से क्या लेता है? वायु से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। नीचे से जड़ों के द्वारा H2O यानी कि जल और खनिज लवण लेता है बेटा। नीचे से जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण लेता है, और बेटा पत्तियों पर क्या बनता है? पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और पत्तियों पर ही बेटा ग्लूकोज बनता है। पत्तियों पर ही क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है बेटा। क्या बनता है? पत्तियों पर ही बनता है ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इसके द्वारा बनाया गया भोजन होता है बेटा। ग्लूकोज पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। कौन सी गैस बाहर निकालता है? ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है।
जो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों से बाहर निकलती है उसे हम तुम अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, हमारे लिए ऑक्सीजन गैस बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं और मनुष्य उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे हमें क्या देने का कार्य कर रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे हैं। हमको क्या देने का कार्य कर रहे हैं? ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए बेटा अधिक से अधिक पेड़ लगाइए जिसके कारण हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले। चलिए ठीक है, चलिए बेटा। तो सौर सूर्य से क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश। वायु से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नीचे जड़ों के द्वारा क्या लेंगे? जल लेंगे और खनिज लवण लेंगे। और पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण इसका भोजन ग्लूकोज पत्तियों पर बन पाता है और एक ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बेटा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के तैयार कर दी है, इसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए बेटा सुनिए, हरे पौधे क्लोरोफिल, हरे पौधे, ध्यान सुनना बेटा, हरे पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के साथ अभिक्रिया करके अपना भोजन C6H12O6 अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर रिलीज करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर मुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? इतनी चीज क्लियर हो गई? बहुत ही जोरदार तरीके से आपके साथ मेहनत चल रही है बच्चों। चलिए ठीक है, यह विक्रिया अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ कंपाउंड कंप्लीट नहीं है बेटा। यहाँ पे हम कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम कर देता हूँ, ठीक है। इस तरफ देखेंगे इन्हें बेटा अभिकारक बोलते हैं। इस तरफ प्राप्त हुई रिएक्शन के बाद प्राप्त हुई चीज को हम जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले चीजों को हम उत्पाद बोलते हैं, कोई चीजों को हम उत्पाद बोलते हैं। अभिक्रिया के लास्ट में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं और जो भाग लेने वाले कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। चलिए तो अभिकारक की तरफ देखो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 3 है हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या, अरे सॉरी इधर देखो, कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। इधर देखो, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की 12, ऑक्सीजन की 6। तो इसकी 6 करनी है, इसकी 6 है तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हो गई, ये 6 हो गई। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 6 2 12 113 हो गई। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 6 है, केवल 13 हो गए, तो यहाँ 6 का कर दो, तो 6 2 12 और 6 18 यहाँ हो गए, 18 हो गए। तो भाई यहाँ 6 का कर दो, ये लो देख लो पहले, ठीक है। तो ये देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 6 ऑक्सीजन बेटा इधर हो जाएंगे, ठीक है। और 6 2 12 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो 12 प्लस 6 कितने ऑक्सीजन हो गए? पूरे 18, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 2 12 और 6 ये रहे, तो यहाँ पे 6 और प्लस के 12, ये कितने ऑक्सीजन हो गए? ये भी 18 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए बेटा। बताइए ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए क्या? यस सर, बिल्कुल कंप्लीट हो गए। कार्बन कितने है बेटा? 6। इस साइड कार्बन कितने हैं? 6, दोनों बराबर। ऑक्सीजन वाली चीजें दोनों बराबर हो गई थी। यहाँ भी हमने 18 कर दिए थे और यहाँ भी हमने हटा के कितने कर दिए? 18। यहाँ पे ऑक्सीजन 18 कर दिए, 6 से कितने कर दिए? 18। चलो बेटा, हाइड्रोजन की संख्या इस साइड 12 है, इस साइड 2 लिखी है। चलिए हाइड्रोजन देखिए 6 2 12, 6 की टेबल 2 बार होगी क्योंकि नीचे जो 2 इकाई है वो हाइड्रोजन के नीचे लगी हुई है, इसलिए ये मल्टीप्लाई में है। तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। चलिए बच्चों बताइए क्लियर है इतनी चीज? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो तो आपको आशा करता हूँ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे का कार्य प्रारंभ रखते हैं और आगे समझते हैं परपोषी और परजीवी क्या होता है। परपोषी और परजीवी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? परपोषी और परजीवी क्या होता है? सर अगर हमें पता होता तो क्लास क्यों लेते? ठीक है सर, हमें पता होता तो क्लास क्यों लेते? आप ही समझाइए परजीवी और परपोषी क्या है। बेटा बड़े गौर से देखिए, परजीवी और परपोषी आपको यूं छुट्टियों में समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
परपोषी क्या होता है? परपोषी क्या होता है? तो जिन पदार्थों में क्लोरोफिल उपस्थित, परजीवी समझ लो पहले, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। परपोषी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर आपको परजीवी समझ में आ गया तो परपोषी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, परजीवी क्या होता है बेटा? परजीवी क्या होता है? तो ऐसे पालक होते हैं परजीवी। परजीवी पालक ऐसे पालक होते हैं बेटा जो अपने भोजन का निर्माण बेटा खुद नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। जिन पालकों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है वो अपने भोजन का निर्माण क्या करेंगे? क्योंकि भोजन बनता ही क्लोरोफिल के चले, ठीक है। भोजन किसके कारण बनता है? क्लोरोफिल गैस जो पिगमेंट होता है पौधे के अंदर, उसी के कारण भोजन बनता है, नहीं तो भोजन नहीं बनेगा। तो ऐसे परजीवी पालक ऐसे पालक होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती है। जिनके अंदर अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगी तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो सर ये जीवित कैसे रहते हैं? ये जीवित इस प्रकार रहते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, लेकिन उन पालकों से ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं जिनके ऊपर ये लिपटे होते हैं, जिनके ऊपर ये लिपटे होते हैं। जैसा कि आप चित्र में समझ पा रहे होंगे कि ये जो लिपटा हुआ पादप है इसे हम परजीवी कह रहे हैं, और जिसके ऊपर लिपटा है वो परपोषी है। जिसके ऊपर लिपटा है बेटा वो क्या है? वो कौन सा पादप है? वो परपोषी पादप है, ठीक है। बताइए बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर सर, समझ में आ गया। सुनो, जिन पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है वो अपना भोजन नहीं बना पाते, वो अपना भोजन उन पालकों से प्राप्त करते हैं जिनके ऊपर वो लिपटे होते हैं। ऐसे पालकों को हम परजीवी पालक कहते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल सबसे बेस्ट है, अमरबेल सबसे बेस्ट है बेटा। अमरबेल को हम कुस्कुता या डोडर के नाम से भी जानते हैं बेटा। अमरबेल को हम किस किस के नाम से जानते हैं? अमरबेल को हम कुस्कुता या डोडर के नाम से भी जानते हैं। चलिए बेटा, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। ये परजीवी सर समझ में आ गया, परजीवी समझ में आ गया। परजीवी में क्या है? ये अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, ये उस पौधे से भोजन प्राप्त करेंगे जिसके ऊपर ये लिपटे होंगे, इसलिए हम इन्हें परजीवी कहेंगे। और अमरबेल यानी कि डोडर यानी कि कुस्कुता इसका मोस्ट उदाहरण है सर। इतना तुमने बताया और हमने याद कर लिया। चलिए, इसके बाद परजीवी हो गया। परपोषी क्या होता है? तो बेचारा परपोषी क्या है? जो उसे खाने के लिए, भोजन रहने के लिए जगह दे रहा है, उसे हम परपोषी कहेंगे। जैसे कोई भी नीम का पेड़ है, इसे खाने के लिए भोजन देगा। क्यों? नीम का पेड़ तो हरा है, नीम के पेड़ तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा और इसे खाने के लिए भोजन देगा। इसी प्रकार लूसन भी होता है बेटा। लूसन की खेती सरसों की खेती के साथ की जाती है, उसे हम लूसन या बरसन बोलते हैं बेटा, ठीक है। लूसन या फिर बरसन बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, क्योंकि ये हरे होते हैं। ये अपना भोजन जरा सूखा समझा के बेटा, पानी पी रहा था मैं। आप मेरे साथ मेहनत करिए बच्चों, सच बता रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। आप मेरे साथ मेहनत करना बच्चों। चलो, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ बेटा, एक एक टॉपिक आपको यहीं पे याद हो जाएगा बच्चों, यहीं पे बिल्कुल 50 से 80%, 50 से 80% आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत आप रिवाइज करते रहिए जिससे कंप्लीट याद बना रहे। मैं आपके लिए ज्यादा लेंथी डेफिनेशन नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट समझा रहा हूँ जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो बेटा, ठीक है। इसके बाद अमरबेल जैसे पालक जिन पालकों के ऊपर लिपटे होते हैं, परजीवी पालक जिन पालकों के ऊपर लिपटे होते हैं, जो परजीवी पालक है जिन पालकों के ऊपर लिपटे हैं, उन पालकों को बेटा, उन पालकों को हम कौन से बोलेंगे? उन्हें हम परपोषी बोलेंगे। परपोषी पालक अपना भोजन खुद निर्माण कर लेते हैं और परजीवी को बांट देते हैं। परजीवी को क्या कर देते हैं? ले जाओ भैया, ले जाओ इसे, ले जाओ, खाओ पियो, मौज करो, ठीक है। और परजीवी परपोषी से भी बड़ा होता जाता है। बताइए बेटा, परजीवी और परपोषी एकदम क्लियर है क्या? सर एकदम क्लियर है। इस पेड़ को हटा दो, इस पेज को हटा दो, ये एकदम क्लियर है। समझ करो बच्चों, सब हटेगा, पेज भी हटेगा, आपको दूसरा चीज भी समझाया जाएगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए। चलिए, इसके बाद है आपका कुछ पोषण की बेटा, पोषण की कुछ अन्य विधियां होती हैं। पोषण की बेटा अन्य विधियां होती हैं बेटा, पोषण की अन्य विधियां होती हैं, कुछ अन्य विधियां बेटा, पोषण की कुछ अन्य विधियां होती हैं जिनमें मृतजीवी शामिल है। मृतजीवी पोषण क्या होता है? नाम सुना सुना लग रहा है सर, मृत यानी कि मर जाना। मृतजीवी पोषण तो मुझे मृतजीवी
जीवी लिखा है तो इसे तो मैं बहुत जल्दी याद कर लूंगा, क्योंकि इसमें मृत जीवी लिखा है। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है, सर सरल भाषा में समझाइए। ओके, सरल भाषा में समझाऊंगा। किसी मरे हुए या फिर सड़े हुए या फिर गले हुए पदार्थों से कोई जीव, किसी सड़े हुए, मरे हुए, गले हुए पदार्थों से कोई जीव अपना भोजन बनाता है या अपना भोजन तैयार करता है या अपना भोजन प्राप्त करता है या पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, इस प्रकार का पोषण मृत जीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार का पोषण बेटा मृत जीवी पोषण कहलाता है। और मृत जीवी पोषण के अंतर्गत जो जीव आएंगे उन जीवों को मृत जीवी जीव कहेंगे। सर कौन कौन से आएंगे तो बताएगी? बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। कवक, फफूंद, मशरूम। मशरूम एक प्रकार का कवकीय तो है। मशरूम ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये एक प्रकार का मृत जीवी जीव है बेटा। एक प्रकार का कौन सा जीव है, एक प्रकार का मृत जीवी जीव है। एक बार और समझाएंगे सर, एक बार और समझाओ, एक बार और समझाओ। ठीक है, मृत जीवी पोषण क्या होता है, किसी मरे हुए, सड़े हुए या फिर गले हुए पदार्थों से जो जीव अपने भोजन का निर्माण करता है उन जीवों को हम मृत जीवी जीव कहते हैं। और जिस प्रणाली के माध्यम से ग्रहण करता है या प्राप्त करता है या खाता है उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि मशरूम, इसका मोस्ट एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, सर जी तो बहुत ही ज्यादा जल्दी समझ में आ गया। हाँ नहीं पता नहीं इतने जल्दी समझ, ऐसे ही आ जाएगा, एक एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। बस बने रहिए आगे अपनी वीडियो के साथ और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए बेटा अगला पॉइंट, अगला है, अरे सर कीट बच्ची। कीट बच्ची कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्या होता है कीट बच्ची? कीट बच्ची भी बेटा एक पादप होता है। तुमने बोल दिया सर कीट बच्ची, नाम सुन के ही समझ गए कीट बच्ची क्या होता है, तो नहीं समझ। चलिए बेटा बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल तुम जैसे कहोगे नाच नाच के कूद कूद के समझाएंगे, लेकिन आप बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए कीट बच्ची क्या होता है, ऐसे पादप बेटा, ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण कर दें और उन्हें चबाकर खा जाएं। ऐसे पादप जो बेटा कीटों का भक्षण कर दे और उन्हें चबा के खा जाए। कीटों का उन्हें भक्षण कर देते हैं कीटों का, या फिर उन्हें चबा के खा जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बेटा हम, उन्हें मेरे दोस्तों, उन्हें मेरे मित्रों कीट बच्ची पादप बोला जाता है। उन्हें मेरे मित्रों कीट बच्ची पादप बोला जाता है। बताइए क्लियर है क्या इतनी चीज? एकदम सर बिल्कुल प्रारंभ रूप से समझ पा रहे हैं हम। चलिए सर उदाहरण नहीं बताए सभी चीजों के, बिल्कुल उदाहरण बताऊंगा। घटपैनी पौधा हो गया, ड्रॉसिया हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, ये सब बेटा, ये सब के सब आपके कीट बच्ची पादप के उदाहरण है। एक मैंने तुम्हारे लिए एक चित्र ले लिया है इस प्रकार का। इस चित्र को बेटा हम घटपैनी बोलते हैं। ये कौन सा पौधा है, घटपैनी। मटके के आकार के फूल, मटके के आकार के ऐसे फूल लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम घटपैनी पौधा बोलते हैं। और ये एक प्रकार का कीट बच्ची पौधा है। ठीक है बेटा, जैसे ही कोई कीट, यहां से रैंक ले लूं, चलिए जैसे ही कोई कीट यहाँ पहुंचता है तो गिरता है उसमें, एकदम से ये बंद हो जाता है बेटा, एकदम से ये बंद हो जाता है और इसके अंदर ही अंदर कीटों को ये चबा डालता है, कीटों का भक्षण कर देता है। इसलिए इसे हम कीट बच्ची पादप बोलते हैं। नाम है इसका घटपैनी। ऐसा ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं बेटा। किसकी पूर्ति के लिए करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। सब मजेदार, वीडियो बहुत शानदार जा रही है। चलिए क्या आपको कीट बच्ची पादप समझ में आ गया? बताओ बेटा, कीट बच्ची एकदम ओके। चलिए आगे की वीडियो देखिए, आगे का पेज। चलो आगे का पेज, मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे के पेज में है, अगला है तुम्हारा सहजीवी संबंध। और संबंध बता दिया, लेकिन सहजीवी क्या है समझ में नहीं आ रहा। संबंध तो हम जानते हैं, संबंध तो हम जानते हैं, पापा जी, मम्मी जी, बुआ जी, फूफा जी, ये सब जानते हैं। लेकिन सहजीवी क्या है? इसमें तो जीवों के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल निर्जीवी है। लेकिन सहजीवी संबंध एक पौधों के बीच होता है, हमारे बीच होता है। लेकिन आप समझिए, देखो ऐसे पौधे या फिर जीव, ऐसे पौधे बेटा या जीव जो अपना भोजन आवास और पोषक तत्व, ऐसे जीव बेटा, ऐसे पौधे और ऐसे जीव, या तो पौधे हो सकते हैं या फिर जीव हो सकते हैं, तो ऐसे या दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो ऐसे पौधे या जीव जो बेटा अपना भोजन, अपना आवास, अपने पोषक तत्व एक दूसरे
दूसरे को आपस में बांटते हैं, एक दूसरे को बच्चों आपस में बांटते हैं, वह सहजीवी संबंध कहलाता है या सहजीवन संबंध कहलाता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यह चीज समझ में आ गई क्या? सहजीवी संबंध के बारे में समझ में आ गया क्या? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गई? ये बताओ मटर के पौधे क्यों लटका रखे हैं? मटर के पौधे क्यों लटका रखे हैं? ये इस चित्र में आपने सर मटर क्यों लटका रखी है, पीस क्यों लटका रखी है? बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। चलिए, तो इन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध या सहजीवन संबंध कहलाता है ये। इसके अंतर्गत जैसे बेटा फलीदार पौधे तथा राइजोबियम, फलीदार पौधे बेटा और राइजोबियम, ये हो गया एक मुख्य उदाहरण। इसके बाद अपनी हमारे शरीर की बड़ी आंत और हमारे शरीर के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया ई कोलाई, इन सभी में सहजीवी संबंध होता है। फलीदार पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया को खाने के लिए भोजन देते हैं और रहने के लिए जड़ों में आवास देते हैं। राइजोबियम सब क्या देता है बदले में? क्योंकि आपने कहा अपना भोजन, आवास और पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते हैं। चलिए बताता हूं। राइजोबियम बेटा जो है वो पौधे को, फलीदार पौधे को नाइट्रोजन देता है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लाता है और उसका स्त्रीकरण करके घुलनशील रूप में वायुमंडल से नाइट्रोजन के अणुओं को घुलनशील रूप में बेटा कहाँ छोड़ देता है? ये छोड़ देता है फलीदार पौधों की जड़ों में, जिसके कारण फलीदार पौधों को नाइट्रोजन वाले उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका किसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और हमारी फलीदार फसल बहुत ही अच्छी होती है। बताइए बेटा, समझ गए क्या? सर ये समझ गए फलीदार पौधा, राइजोबियम, ये भी समझ गए। लेकिन ये क्या है? बड़ी आंत और ई कोलाई बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इसके बारे में तो बताया ही नहीं। बिल्कुल, ये भी सुनो, ये लो। हमारी बड़ी आंत के अंदर अपशिष्ट पदार्थ मौजूद होता है, जैसे हम ठोस अपशिष्ट पदार्थ भोजन पचने के बाद शरीर की बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। इस अपशिष्ट पदार्थ को ई कोलाई बैक्टीरिया खाते हैं, इसलिए इन्हें रहने के लिए जगह छोटी आंत में और खाने के लिए भोजन मिल गया। बदले में ये हमें कुछ विटामिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे विटामिन सी हमें कौन सी विटामिन प्रोवाइड करते हैं? कुछ K12 वगैरह। ठीक है, चलो बच्चों, समझ में आ गया क्या आपके? यस सर। एक लास्ट पेज और रह गया है, बस यहाँ आपका खत्म हो गया। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बेटा, एक और देख लेते हैं इसमें क्या है। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, आपको सहजीवी संबंध भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से आपको सहजीवी संबंध समझ में आ गया होगा। यस सर। एक बार एनालिसिस करा दीजिए, क्या क्या पढ़ाया था। बिल्कुल एक बार एनालिसिस करिए आप। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इधर से क्यों ऐसे बता देता हूँ। ये लो देखो, सर्वप्रथम हमने भोजन पढ़ाया था। भोजन क्या है? खाद्य पदार्थों को खाना, पोषक तत्व प्राप्त करना भोजन है। भोजन के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, खाद्य जैसे ये भोजन के घटक हो गए। इसके बाद हमने भोजन पोषक पदार्थ पढ़े थे। पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज। इनमें क्या क्या है? ऊर्जा देना, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब काम हमने बहुत ही डिटेल में पीछे पढ़ ली है। इसके बाद हमने क्या बताया था? पोषण बताया था, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना, इसका उपयोग कर लेना, पोषण कहलाता है। 2 प्रकार के हो गए, ठीक है, स्वपोषण और विषम पोषण। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दिया। स्वपोषण ये अपने जीव जो होते हैं वो अपने भोजन खुद बना लेते हैं। विषम पोषण में जीव अपने भोजन खुद नहीं बना पाते, इसलिए विषम पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव विषमपोषी और स्वपोषण के अंतर्गत आने वाले जीव बेटा स्वपोषी जीव होते हैं। चलिए आगे बढ़िए सर, आगे बताइए और क्या पढ़ाया था। मैंने प्रकाश संश्लेषण की अवधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया आपको। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के साथ क्रिया करके पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज बना लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निर्मुक्त करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद परजीवी परजीवी पालक जिनमें बेटा क्लोरोफिल नहीं होती, वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ऐसे जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। अमरबेल इसका मुख्य उदाहरण है। अमरबेल को हम कुस्कुता और बेटा डॉडर के नाम से भी जानते हैं। परजीवी हो गया सर। परपोषी क्या होता है? परपोषी ऐसे पादप जो अमरबेल जैसे पादप, जिन पादपों के ऊपर लिपटे होते हैं
जो पादप अमरवेल जैसे पादपों को खाने के लिए भोजन और पोषण देते हैं, उन्हें हम बेटा उनको हम परपोषी जीव कहते हैं। इतनी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई आपके, बहुत ही बेहतरीन से समझा दिया। इसके बाद मृत जीवी पोषण, कोई जीव मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए, ठीक है बेटा, जीव जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, फफूंद, ये सब मृत जीवी जीव होते हैं बेटा, क्योंकि ये मरे हुए, सड़े हुए पादपों से अपना भोजन निर्माण करते हैं। चलिए, कीट बच्ची, ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करके उन्हें चबा के खा जाते हैं बेटा, ये हमारे कीट बच्ची पादप कहलाते हैं। धार्यपायनी, ड्रोसेरा, रैंकनेसिया, ये कीट बच्ची पादप होते हैं। ये नाइट्रोजन की पूर्ति को, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है सहजीवी संबंध, जो कि मैंने तुम्हें अभी समझाया था। चलिए बेटा, आपकी क्लास हो चुकी है खत्म। जय हिंद सभी को, जय श्री राम, राधे राधे सभी को बच्चों। और आप सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को देखिए, आगे बढ़िए, तैयारी करिए और पूरे के पूरे 7th की साइंस के सिलेबस को एकदम कंप्लीट कर लीजिए। अगले दिन आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस लेके आऊंगा। आज मैंने तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से, आज मैंने तुम्हें एकदम सही तरीके से मैंने कंसेप्चुअल समझा दिया। इसके बाद मैं आपको कल लेके आऊंगा किताब की एक्सरसाइज, आपकी बुक की एक्सरसाइज, आपका बुक का अभ्यास, आपके बुक के क्वेश्चंस, आपके बुक के रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग।